नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज की ओर से पूजा आप सभी को नमस्कार करती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम है वही खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम जो आप तक हम पहुंचा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के निर्देशानुसार, और साथ ही साथ ये खास प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। किसान भाइयों, हमेशा हमारा प्रयास ये रहता है कि कृषि संबंधी आपको बेहतरीन जानकारियां दें, जिससे आप अपनी कृषि को, अपनी खेती को बहुत अच्छा कर सकें, बहुत मुनाफा उससे कमा सकें और देश और समाज का भी उद्धार कर सकें। ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि यारा फर्टिलाइजर के साथ जुड़कर विशेषज्ञ आप तक लेकर आएं और उनकी अच्छी अच्छी जानकारियों से आप ज्ञान प्राप्त करें और अपनी खेती को बेहतर करें। आज हमारे स्टूडियो में एक और बहुत ही खास शख्सियत मौजूद हैं, जो हैं शशि शेखर पांडे जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शशि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो पर। धन्यवाद मैडम। सभी किसानों को मैं नमस्कार करता हूँ। यारा परिवार की तरफ से सभी किसानों को नमस्कार है। यारा भी हमेशा कोशिश करती है कि हमारे जितने भी किसान हैं, हमसे जुड़े हैं, हम हमेशा उसे तकनीकी जानकारी दें, जिससे अपनी उत्पादन को बढ़ा सकें, उत्पादन के साथ अपनी आय को बढ़ा सकें। जी, आज शशि जी हम आपसे बहुत ही खास बात करने वाले हैं मक्का की फसल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको विषय बता दूं, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वर्तमान में मक्का की फसल का बढ़ता चलन। ठीक है, इस पर हम आपसे बात करने वाले हैं। क्या आप रेडी हैं? जी पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल मैं रेडी हूँ। जी, तो सबसे पहला सवाल शशि जी जो हम आपसे करना चाहते हैं वो ये है कि वर्तमान समय में मक्का की फसल का जो रकबा है, एरिया है, वो क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इससे भी पहले एक बार रकबा अगर आप हमारे किसान भाइयों को अच्छे से बता दें तो बहुत बेहतर रहेगा। रकबा उस भूमि को कहा जाता है जिसमें मक्के की खेती की जाती है। उस एरिया को रकबा से टर्म में एकरेजेस बोला जाता है, जिसमें हम खेती करते हैं, वो रकबा होता है। तो मक्का का अगर मैं बात करूं, मक्का एक ऐसा फसल है जो कि जेनेटिकली हाई यील्डिंग पोटेंशियल मक्का है, जिसमें हम अगर इसको अच्छे से हम लगा सकें तो बहुत अच्छा उत्पादन लेके जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं मक्के फसल की उपयोगिता की, आज के समय में मक्का एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग हम लोग हर एक क्षेत्र में कर सकते हैं। इसका उपयोग मक्के का एथेनॉल, जो कि एक गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एथेनॉल में हम पेट्रोल में ब्लेंडिंग कर रहे हैं मक्के एथेनॉल का, तो उसके लिए मक्के की डिमांड है। मक्के की डिमांड फूड्स में है, फीड्स में है, पोल्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर मक्के की बात करूँ तो टेक्सटाइल बिजनेस है, अल्कोहल के बिजनेसेस है, फूड इंडस्ट्री, हर जगह मक्के की जरूरत है। मक्के एक तरह से बहुआयामी उपयोग के लिए फसल है, इसलिए इसका मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो सरकार की भी पहल है कि मक्के की उत्पादन को हम बढ़ाएं, इसकी एक जरूरत को, रकबा को बढ़ाएं, जिससे किसानों को ज्यादा से ज्यादा आय मिल सके। इसीलिए इसके साथ अगर आय को अगर बढ़ाएंगे, उससे उत्पादन बढ़ेगा, जिससे आय बढ़ेगा। साथ ही साथ हमारे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोकेशन पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग सकते हैं, एथेनॉल ब्लेंडिंग यूनिट लग सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ रोजगार भी मिलेगा। इस हिसाब से मक्का एक काफी उपयोगी फसल माना जाता है। और एक बात कहा जाए तो मक्के को किंग ऑफ सीरियल भी कहते हैं, अनाज की फसलों का राजा भी है मक्का। बहुत अच्छा, और शायद इसीलिए वर्तमान समय में मक्का की फसल का रकबा बढ़ता जा रहा है। हाँ जी मैडम जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शशि जी, ऐसे में किसान मक्का की खेती की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसा क्यों है? मैंने जैसे पहली विगत बताया आपको, मक्का एक फसल है कि कम दिनों में हमें उच्चतम उत्पादन देने वाली फसल है। मक्के के पास अगर मैं बात करूं तो बहुत यील्ड उत्पादन की काफी अच्छी पोटेंशियलिटी। अगर मक्के में हम संतुलित पोषण तत्व और जल सिंचाई की व्यवस्थाएं सही तरीके से अगर हम रखें, हमारा मक्के का उत्पादन अधिकतम हो सकता है, 40-50 क्विंटल तक उत्पादन ले जा सकते हैं एक एकड़ में। और मक्के की अगर रेट में बात करूं तो 2300 से 2500 बीज की रेट आ रही है। फिक्स इनकम है मक्के में। अगर हम 40 से 50 क्विंटल मक्का लेते हैं तो हमारी आमदनी फिक्स है। तो इस वजह से किसान को जो है मक्के की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। दूसरा, जब रबी खरीफ के बाद इन गर्मी के दिनों में हम खेत खाली रखते हैं, इस समय में किसानों की अच्छी वैरायटी, अच्छी कंपनियों की वैरायटी आ चुकी है, जो कि 3 महीने में मक्के की अच्छी फसल उपज दे सकती है, जिससे हमें इन 3 महीने में खेत खाली रखने की जरूरत है। इसमें हमें अच्छे उपज मिल से हमारी अच्छी आमदनी हो जाती। ये बहुत बड़ी वजह है कि किसान इन समय में मक्का की तरफ बढ़ रहे हैं। जहाँ जहाँ भी सिंचाई के साधन है, आज हम वेस्ट यूपी में बात करूं, जिन जिलों में सिंचाई के साधन अवेलेबल है, उन जिलों में मक्के की जो है फसल काफी बहुतायत तरीके से लग रही है। मैं बात करूं आगरा
के कुछ पार्ट हो गया, फिरोजाबाद एक बहुत बड़ा मात्रा में, इटावा है, मैनपुरी, अलीगढ़, कई ऐसे जिले हैं वेस्टर्न यूपी के जहाँ मक्का बहुत ज्यादा मात्रा में इन सालों में लग रहे हैं। और किसान, सबसे बड़ी बात है कि मक्का लगाने से जो उससे उत्पादन आ रहा है, किसानों को लाभप्रद हो रहे हैं आमदनी से। एक बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ी बात है और ये हमारे किसान भाइयों को आर्थिक रूप से भी सक्षम बना रहा है, उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहा है। तो क्यों ना हम सबसे पहले मक्के की खेती की ही बात करते हैं। मक्का क्या है, किस तरह से इसकी फसल, इसकी खेती की जाती है, शुरुआत से अंत तक, जब तक हम इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर लेते, प्लीज तब तक स्टेप बाय स्टेप बड़े ही आसान शब्दों में डिटेल में हमारे किसान भाइयों से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। मक्का जो है बीज से की जाने वाली फसल है। मक्के की खेती हम बीज को डायरेक्ट खेतों में सोइंग के द्वारा बुआई करते हैं, जिससे हम बुआई का जो समय है मक्के की, फरवरी से मार्च का जो महीना होता है, उस महीने में मक्के की बुआई करते हैं। अगर मक्के की बीज दर की मैं बात करूं तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ बीज दर लगता है मक्के में, हाइब्रिड मक्के में। इस समय बुआई में किसानों को एक सावधानी भी ध्यान देनी होती है। सही बीज का चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा उपज लेना है आपको, तो गर्मी के प्रति जिसकी रोगरोधी क्षमता हो, गर्मी सहन शक्ति क्षमता हो, ऐसे बीजों का चुनाव करें। बाजार में बहुत सारे बीज अवेलेबल हैं, वैसे बीज का चुनाव करें मक्के की, और मक्के की बीज की बुआई करें। जितनी जल्दी अगर मक्के लगाएंगे, फरवरी में लगा लें या मार्च में लगा लें, उतना अच्छा उपज होने की संभावना है। तो पहले मक्के की बीज की बुआई करते हैं। बुआई के समय हमें 50 किलो डीएपी और 25 किलो एमओपी, डीएपी मतलब डाइअमोनियम फास्फेट और एमओपी मतलब म्यूरेट ऑफ पोटाश, 25 किलो के साथ खेत में मक्के की बुआई सीड्रिल के द्वारा या हाथ से, जैसे भी संभव हो उस एरिया में जिस तरीके से होता है, किसान को वैसे बुआई करनी चाहिए। बुआई करने के बाद 20 दिन के आसपास पे, 20 से 25 दिन पे मक्के में पहला पानी लगाते हैं। मक्के में पहला पानी लगाने के बाद 25 से 30 दिन पे मक्के में हम निराई गुड़ाई करते हैं और मक्के के जड़ों के आसपास निराई गुड़ाई करते हैं। इस क्रिया को अर्थनिंग ऑफ कहते हैं। अर्थनिंग ऑफ करने के बाद मक्के में हमें इस समय लगता है फिर से हमें देना पड़ता है मक्के में आपको यूरिया, और पोषक प्रबंधन के लिए आपको 25 से 30 किलो यूरिया, 25 किलो यारा की तरफ से आता है, यारा लीवा नाइट्राबोर, इसको मक्के में जड़ों में बिखेरना पड़ता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, मक्के में 2 छिड़काव करना होता है, 2 फोलियर स्प्रे करना होता है। अगर मैं यारा की तरफ से बात करूं तो यारा बीटा जिंट्रेक, जिससे जिंक की कमी पूर्ति होती है, जिंक जो कि 250 ml यारा बीटा जिंट्रेक स्प्रे करना होता है। दूसरा मैं बात करूं यारा बीटा वोट्रेक, जो कि 40 से 45 दिन पे स्प्रे करना होता है, जिससे बोरान की पूर्ति होती है। साथ ही साथ 3 बार मक्के में यूरिया देना होता है। पहला 25 से 30 दिन वाली अवस्था में, दूसरा 35 से 40 दिन वाली अवस्था में, फिर तीसरी बार आपको 50 से 55 दिन वाली अवस्था में। इन दोनों अवस्था में 30-30 किलो यूरिया का डोज देना होता है मक्के में। तो ये तो आपकी पोषक प्रबंधन की बात होगी। मक्के में जो विशेष ध्यान देने वाली चीजें होती है, एक होता है समय समय पर पानी, सिंचाई देना। दूसरा, गर्मी के मौसम में सुंडी जैसी कीटों की समस्या बहुत ज्यादा होती है मक्के खेत में, तो किसानों को विशेष ध्यान देना होता है कि सुंडी जैसी बीमारियों से कीड़ों से बचाने के लिए मक्के में अच्छे प्रकार के कीटनाशकों का समय समय पर छिड़काव करते रहे। खेत में घूम के चेक करते रहे कि सुंडी के अंडे तो नहीं है खेत में, सुंडी की उड़ तो नहीं रहे। अगर ऐसी अवस्थाएं आ रही है तो अपने खेतों में इमामेक्टिन बेंजोएट का या कई से टेक्निकल इंसेक्टिसाइड आते हैं, जिनका समय समय पे मक्के किसानों को स्प्रे करना चाहिए, जिससे कीट से बचा ले। और मक्के में समय से सिंचाई कर दी तो 40 क्विंटल से उत्पादन कहीं नहीं जाने वाला है, इससे कम कभी उत्पादन नहीं होगा किसानों को। जी, मक्के की खेती में कौन कौन से रोग हो सकते हैं और उनके लक्षण क्या हैं, किस तरह से उन्हें पहचाना जाए और उनका निवारण कैसे किया जाए, कृपया इसके बारे में बताइए। इस समय अगर मैं बात करूं गर्मी के मक्के वाले में, तो रोग नहीं आता। इसमें सबसे बड़ी समस्या आती है, कीट की आती है। वो होते फाल आर्मीवर्म के नाम से जाना जाता है, जिसे सुंडी बोला जाता है। ये सबसे बड़ा समस्या होती है गर्मी के मक्का में। इसमें क्या होता है, पत्ते को काटते हैं, पत्ते के ऊपर अपने अंडे देते हैं। ये अगर खेतों में अगर किसान घूमेंगे तो उन्हें उनके खेतों के पत्तों पे कटे हुए निशान टाइप के दिखेंगे, मतलब आपके खेत में सुंडी की शिकायत है। इससे बचाव के लिए किसानों को अलग कई विशेष टेक्निकल वाले जो प्री सिस्टमिक फंजीसाइड बोल रहे हैं या आप कॉन्टैक्ट फंजीसाइड बोल रहे हैं, इन फंजीसाइडों का इस्तेमाल करना होता है, जिससे मक्के में सुंडी से निवारण मिल सकता है। 2 वजह होती है सुंडी बढ़ने की। जितनी गर्मी बढ़ेगी सुंडी बढ़ने की संभावना है उतनी ज्यादा होती है। दूसरा, अगर इसके प्रकोप को कम करना है, पौधे को इससे लड़ने के लिए अच्छे भोजन मुहैया कराना बहुत जरूरी है। तो ये 2 तरीके से हम सुंडी से बचाव कर सकते हैं, एक अच्छे फंजीसाइड का, दूसरा संतुलित पोषक प्रबंधन से। जी। तो क्या जलवायु परिवर्तन का मक्के की फसल पर
बुरा प्रभाव पड़ता है या सही प्रभाव पड़ता है? क्योंकि आजकल मौसम बहुत ज़्यादा अलग मिजाज का है, कभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है। ऐसे में मक्के की फसल को क्या दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं? बिल्कुल। जलवायु परिणाम का मक्के पे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है। अगर मक्के में बात करूं तो हम मक्के उस परिस्थिति में लगाते हैं जहां तापमान 40 से 47 डिग्री तक पिछले साल रिकॉर्ड किया गया था। साल दर साल तापमान बढ़ते जा रहा है। तो अगर तापमान ज्यादा बढ़ेगा तो मक्के में सबसे बड़ी समस्या है मक्के में दाने नहीं बनेंगे। जितना ज्यादा तापमान रहेगा दाने बनने की संभावना है उतनी कम होगी, तो उसका सीधे सीधे उत्पादन पे असर पड़ेगा। अगर जलवायु अनबैलेंस वे में है तो मक्के के उत्पादन पे सीधे तौर पे असर दिखेगा। मक्के की अगर अच्छे उत्पादन लेना है तो हम मक्के को फरवरी के माह में जितनी जल्दी बुआई कर सकते हैं, यानी कि जब मक्के में फ्लावरिंग वाली अवस्था आती है उस अवस्था में तापमान अगर स्थिर रहता है तो हम उत्पादन ज्यादा लेते हैं। इसका सबसे उपाय है बचाव के लिए कि हमें मक्के को फरवरी के माह में बुआई कर लेना चाहिए, जिससे हमें जलवायु वाली समस्याओं से लड़ने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। दूसरा, अगर ज्यादा जलवायु की स्थिति दिक्कत आ रही है, तापमान ज्यादा बढ़ने से फ्लावरिंग पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है जिससे दाने सेट नहीं हो पाएंगे भुट्टे में, इसके लिए हमें जिंक और बोरान जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल अपने खेतों में करना चाहिए, जिससे हमें इन अवस्थाओं में पौधे को लड़ने में मदद मिलेगी। दूसरा, एक किसान जो सबसे बड़ी किसान एक गलती करता है वो है कि यूरिया डीएपी के अलावा पोटास का इस्तेमाल नहीं करते किसान, ना के बराबर करते हैं। अगर अपने खेतों में पोटास का अगर इस्तेमाल करें किसान तो इस कंडीशन में जो कि उच्च तापमान और जलवायु परिवर्तन वाली अवस्था में पौधे को इन अवस्थाओं से लड़ने में मदद करता है पोटास। तो कहीं ना कहीं अगर पोटास अगर आपके मिट्टी में है और आपके पौधे ने अवशोषित करा है तो ऐसी जलवायु के जो परिस्थिति है, जो अनइवन परिस्थिति है, इसमें आपको फसल को लड़ने में मदद मिलती है इस अवस्था से, जबकि फसल के उत्पादन पे असर कम दिखता है। इसलिए किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि आप इन भूमि में अगर मक्का लगा रहे हैं तो पोटास का इस्तेमाल करिए खेतों में। साथ ही साथ आप जिंक और बोरान जैसे मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल करें और समय समय पे सिंचाई की व्यवस्था रखें। खेत पे ज्यादा पानी भी नहीं हो पाए, खेत सूखा भी नहीं रहे। बुआई अगर कर रहे हैं तो बुआई जितनी जल्दी आप मक्का करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो ये जलवायु के परिवर्तन से जो होने वाले समस्याएं हैं, खेत के उत्पादन पे असर नहीं आएगा। इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड अप्रोच रखना पड़ेगा। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने शशि शेखर पांडे जी। आप हैं हमारे साथ में, आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, और ये खास रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम हम आप तक लेकर आए हैं रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार, और प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं वर्तमान में मक्का की फसल का बढ़ता चलन। इस पर बहुत अच्छी बात कही शशि जी ने, तो क्यों ना हम आपसे अगला सवाल वही करें शशि जी कि मक्का के बढ़ते हुए उत्पादन का बाजार पर और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल 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 अच्छा सवाल करा पूजा जी ने। आप मैं बात करूं, मक्का जो है मैंने शुरू में ही बताया कि मक्के को अनाजों का राजा कहा जाता है। मक्के का इस्तेमाल हम आज के समय में औद्योगिक इस्तेमाल जितना हम घरेलू उपयोग में करते हैं उससे ज्यादा औद्योगिक इस्तेमाल हो चुका है मक्के का। अगर औद्योगिक इस्तेमाल में बात करूं तो सबसे ज्वलंत जो अभी मुद्दा है हमारा एथेनॉल, जो कि भारत सरकार का एक पहल है कि हम अपने पेट्रोल में एथेनॉल का यूज कर रहे हैं, 20% ब्लेंड करते हैं एथेनॉल का। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट का प्लान जो है 30% जो है पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड करना है। तो अगर हम 20% ब्लेंड कर रहे हैं इंडिया में, हमें उतने मेज का उत्पादन नहीं हो पा रहा है कि हम 20% ब्लेंड कर पाए, हमें बाहरों से मंगाना पड़ रहा है, विदेशों से हमें निर्यात करना पड़ रहा है। अगर हम जिस दिन 30% ब्लेंड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मक्के की जरूरत पड़ेगी अपने देश में। तो इस अवस्था में देश जो है निर्भर होना चाहता है अपने खुद के किसानों पे, अपने खुद के देश में उगाए हुए उत्पादित मक्के पे। तो ये सरकार की जो सबसे बड़ी पहल है, तभी पूरा हो पाएगा जो हमारे देश का उत्पादन बढ़ेगा मक्के का। साथ ही साथ ऐसे सुनने में आ रहा है, गवर्नमेंट ऐसे प्लान कर रही है कि हम पेट्रोल के अलावा डीजल में भी इथेनॉल ब्लेंड करेंगे, 1% स्टार्ट करेंगे। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कितना बड़ा एरिया है मक्के के उत्पादन से। बाजार को कितना मक्का चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैं एथेनॉल की बात करूं तो एथेनॉल के अलावा अगर मैं बात करूं मक्के का इंडस्ट्रियल यूज, एल्कोहल बेवरेज के जो भी बिजनेसेस होते हैं, जो भी फैक्ट्री में यूज होता है, बेवरेजेस में भी आपको मक्का चाहिए।
टेक्सटाइल के बिजनेस में भी मक्का चाहिए होता है। जो कैटल फीड होता है, पोल्ट्री फीड होता है, इसमें भी मक्के की उतनी ही जरूरत होती है। साथ ही साथ मक्के की उतनी यूज पड़ती है हमारे घरेलू अनाज में। हम चाहे अपने स्वस्थ रहने के लिए या मक्के का इस्तेमाल हम जानवरों के लिए करें या बच्चों के लिए कॉर्नफ्लेक्स, जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं सारी चीजों में मक्के की जरूरत होती है। तो बाजार में मक्के की डिमांड बहुत ज्यादा है, हम उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हमें मक्के ज्यादा से ज्यादा मात्रा में चाहिए। दूसरा मैं बात करूं मक्के की, मक्के का रेट एक बहुत ही अच्छा रेट है। अगर एमएसपी की मैं बात करूं 2300 के आसपास की एमएसपी है, तो बाजार में जो रेट रह रहा है मक्के का 2300 से 2500 के आसपास इस साल भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं किसान को जेब के लिए बहुत अच्छा है। जेब अगर मक्के की खेती कोई किसान कर रहा है, उसने कीड़ों से बचा लिया, रोगों से बचा लिया, तो मक्के के किसानों को कहीं ना कहीं जेब मोटा करके जाएगा, जेब भारी करके जाएगा। जैसे जैसे गवर्नमेंट की जेब भारी होगी। अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश भी मक्के के लेके कई सारे प्रोजेक्ट चला रही है कि मक्के के उत्पादन बढ़े। अब मैं बात करूँ सरकारी पहल की उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मक्का उगाने के लिए किसानों को भी प्रोत्साहित किया। कई सारे प्रोसेसिंग यूनिट डाल रही है कई जगहों पे ताकि मक्के की बिक्री हो। कई सारी मंडियां हैं, मंडी को एक्टिवेट करी ताकि मक्का ज्यादा से ज्यादा किसान लगा पाए और मंडी से परचेज कर पाए। तो बाजार के में मक्के की बहुत ज्यादा डिमांड है। किसानों को जागरूक होने की जरूरत है। मक्के की खेती बहुत ही अच्छी और फायदेमंद खेती है, ये मैं कहूँगा किसानों को। जी, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है। तो क्या मक्का की खेती से जैव विविधता पर कोई असर पड़ रहा है? मक्के की खेती से जैव विविधता पे तो कोई विशेष असर नहीं पड़ता है, क्योंकि मक्के हम खेत में उगाते हैं और हम बहुत ज्यादा हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी नहीं होते, हाई यूज ऑफ केमिकल भी नहीं है मक्के में। अगर मैं बात करूँ, मक्का एक सीफोर प्लांट है, प्रकाश संश्लेषण को क्रिया वो काफी सुचारू संश्लेषण कराने वाला है। तो कोई विशेष इसका जैव विविधता पे इम्पैक्ट नहीं है मक्के की खेती में। कार्बन इमिशन भी कम है, वाष्पोत्सर्जन कम होता है, ओजोन लेयर पे जो इम्पैक्ट आता है फसलों से जो होने वाले हानिकारक गैसों को जाने का, मक्के में ऐसा उतना हाई रिकॉर्ड नहीं है। तो उस हिसाब से भी वायुमंडलीय दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मक्के की खेती उतनी हानिकारक नहीं है। जी। तो शशि जी, मैं चाहूंगी एक बार पुनः आप दोहरा कर बताएं, किस मौसम में उचित रहता है मक्के के बीजों को बोना, और उसके बाद में किस किस प्रकार ध्यान देना चाहिए, और कब इसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, कौन कौन से सीजन या महीने में? ऐसे तो 3 सीजन हमारे यहाँ चलते हैं, रबी, खरीफ और जायद। अगर मैं अभी बात करूँ, जायद का सीजन चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। अगर मैं गर्मी में बात करूँ मक्के की लगाने की, तो गर्मी में जितनी जल्दी हम लगा सकें तो हम ज्यादा उच्च तापमान वाले समय से बच सकते हैं। तो गर्मी के मौसम अगर मैं बात करूँ तो फरवरी से मार्च में हमें मक्का लगाना चाहिए। इस महीने में मक्का लगाएं और हमारी हार्वेस्टिंग इसके 3 महीने बाद 120 दिनों के आसपास हो जाती है। तो अगर मैं मार्च में लगाता हूँ तो मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारा मक्का कट जाएगा। यूपी के कुछ एरियाओं में जून जुलाई जो खरीफ वाले मौसम है उसमें भी मक्के लगते हैं। अगर मैं भारत में बात करूं तो भारत में 3 प्रकार के जो मौसम होते हैं, रबी, खरीफ, जायद। तो रबी में भी मक्का लगता है, रबी यानी कि ठंडे के समय में मक्का लगता है। खरीफ यानी जो बरसात में जुलाई वाला जो मौसम होता है, इस समय भी मक्का लगता है। और ये जायद, जिस अवस्था में हम अभी गर्मी वाले मौसम में इसमें लगता है। तो ये सबसे, क्योंकि बाकी 2 मौसमों में कोई दिक्कत नहीं है, सारा नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर जायद वाले सीजन में हम ये गर्मी वाले मौसम लगा रहे हैं तो विशेषकर हमें ध्यान देना होता है, क्योंकि तापमान हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या पैदा कर सकता है। उच्च तापमान अगर होता है तो हमारी फसल के उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। इसलिए मक्का जो है हमें फरवरी और मार्च में, 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में हमें लगा लेना चाहिए, जिससे हमें अच्छे उत्पादन मिलने के आसार रहते हैं और कम से कम सुंडी या फाल आर्मी वर्म का जो अटैक होता है इससे बचाव रहता है, कम अटैक करती है, क्योंकि तापमान सामान्य होता है, जमा भी अच्छा होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। ये अवस्था हमारे लिए सबसे उत्तम होता है। अगर मैं बात करूँ रख रखाव की और क्या क्या हमें देना है, तो मैं शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। तो मक्के की खेती में सबसे पहले जो जरूरी होता है, हमें अपने खेत को सही से तैयार करना चाहिए। खेत को समतल रखने की जरूरत है, एक समान रहे, खेत में कहीं पानी नहीं लगे। तो मक्के में जो है शुरुआती जो होता है, मक्के में हम अगर बात करें तो मक्के में खेत को अच्छे से तैयार करें, एक समान समतल खेत रहे। उसके बाद मक्के की बुआई करें, मक्के का बीज का सही चुनाव करें। बीज की चुनाव बहुत जरूरी है, बीज का अच्छे बीज का चुनाव करें जो गर्मी को बर्दाश्त करने वाली वैरायटीज हैं। बाजार में कई सारे कंपनियों के आते हैं, आप जाके बाजार से देख लें कौन सी ऐसी है जो बीज के चुनाव करती है, आपके एरिया में अच्छा चल रही है, उसका चुनाव करें। बुआई के समय देने वाले उर्वरक की मैं बात करूँ तो 50 किलो डीएपी और 25 किलो एमओपी के साथ मक्के के बीज की बुआई करें। बुआई करने से 30 दिन की अवस्था आती है, उस अवस्था में हमें
सिंचाई करने की 20 से 30 दिन के बीच में हमें सिंचाई करने की जरूरत होती है। अब फिर पुनः यहाँ हमें मक्के की अच्छी पोषण देने की जरूरत होती है 30 दिन की अवस्था में। 30 दिन की अवस्था में जो पोषण देने की जरूरत होती है उसमें जरूरत होती है आपको 30 किलो यूरिया, 25 किलो 11 लीवन हेक्टेयर। साथ ही साथ अगर मैं स्प्रे की बात करूँ तो स्प्रे में 11 बीटा जेंट्रेक 250 ml 11 बीटा जेंट्रेक का स्प्रे होगा। फिर दूसरे अगर मैं बात करूँ तो 40 से 45 दिन की अवस्था होती है। इसमें 11 बीटा वोट्रेक 200 ml का स्प्रे कर सकते हैं। इसमें पुनः 30 किलो यूरिया देना है। फिर और तीसरी बार मैं बात करूँ यूरिया देने की, वो है 50 से 55 दिन वाली अवस्था। फिर इसमें आप 30 किलो यूरिया के साथ आप करके, और ये अंतिम अवस्था होती है। इसके बाद फिर आप कोई उर्वरक देने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ से उचित रख रखाव करेंगे, यहाँ से क्योंकि बालियां निकलने लगते हैं, उसमें फूल बनने लगते हैं, ऊपर टेसल और नीचे सिल्क जो बनने लगते हैं, इससे पोलिनेशन होना शुरू हो जाता है। इसके बाद आपका 75-80 दिन में मक्के में पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें भुट्टे में भराव आने लगता है। करीब करीब 120 दिन में आपका मक्का तैयार हो जाता है। तो ये विशेष अवस्थाएं हैं। आपको 30 से 35 दिन पे, 40 से 45 दिन पे, 45 से 50 दिन पे, इन तीनों अवस्थाओं पे मक्के को अच्छे पोषण प्रबंधन की जरूरत है। मक्के में बार बार हर 15 दिन के इंटरवल में खेतों में घूम के देख लें कहीं सुंडी तो खेत में नहीं चल रही। सुंडी के लिए उचित रख रखाव करिए, अच्छे कीटनाशकों का प्रयोग करिए, सही समय पे सही जल खेत में जल सिंचाई के साधन रखिए, अच्छी मात्रा में जल सिंचाई करेंगे जिससे आप अच्छे से अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। तो ये विशेष अवस्थाएं हैं जिसमें मक्के को देख रेख की जरूरत पड़ती है। आप किसान भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा, सही समय पे सही जल सिंचाई करें, उचित कीटनाशकों का प्रयोग करें, संतुलित पोषण प्रबंधन करें। आप ऐसा करने से आप अधिक से अधिक उपज ले सकते हैं और आपका जो उपज होगा अधिक से अधिक आमदनी मिल सकता है। साथ ही साथ जो हमारी सरकार की उम्मीद है कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, जो भी राज्य सरकारें हैं, उन्हें मक्के के अच्छे उत्पादन की जरूरत है। क्योंकि मक्का, जैसा कि मैंने बताया शुरुआत में, कि हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए मक्का चाहिए, फार्मास्यूटिकल कंपनियों के लिए मक्का चाहिए, टेक्सटाइल बिजनेस में मक्का चाहिए, जितनी भी फीडिंग कंपनी है उनके लिए मक्का चाहिए। इसलिए मक्के की अच्छे उत्पादन करें। ये हमारी जितने भी किसान भाइयों हैं उनसे अपील है कि आप अच्छे से अच्छे उत्पादन करें, सरकार की इस मुहिम में अपना भागीदारी निभाएं। जी, और हमें सरसों के साग के साथ भी तो मक्के की रोटी चाहिए शशि जी। अरे बिल्कुल। स्वाद तो उसी से आता है क्योंकि ये बहुत ही सेहतमंद होता है, मोटा अनाज है और हमारी सरकार भी इसको आगे बढ़ावा इसीलिए दे रही है क्योंकि ये बहुत ही फायदेमंद है हम सभी की सेहत के लिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों। तो ऐसे में मक्के की खेती करने के लिए आज के हाईटेक ज़माने में कौन कौन सी आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, कुछ इस पर रोशनी डालिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर मक्के की हाइट जो टेक्निक है, जो आज के डेट में 2-3 टेक्निक है। सबसे पहले तो मक्के की जो बुआई सीड ड्रिल से होने लगी है। मल्टी सीडर्स आ गई हैं जो कि मक्के की बुआई मशीनों से क्रमबद्ध लाइन से लाइन दूरी मेंटेन करके होती है, जिससे मक्के एक समान लाइन में स्पेसिंग मेंटेन करके मक्के की बुआई हो पा रही है। दूसरी मैं बात करूं, अभी माइक्रो इरिगेशन की बात चल रही है गवर्नमेंट में जल सिंचाई के लिए। मक्के पे स्प्रिंकलर के थ्रू अगर आप खेत को पटा रहे हो तो आपको जल का बचत हो रहा है, इस माध्यम से हो रहा है। थ्रेशर्स आ चुके हैं नई टेक्नोलॉजी के हार्वेस्टिंग के लिए, जो किसानों को पहले ढूंढना पड़ता था कि भाई बहुत दिक्कत है सिट्टे से निकालने में, मक्के से दाने निकालने में, उसकी मशीनें आ गई हैं। तो ये सारी मशीनें अवेलेबल है बाजार में। शायद गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स भी इन मशीनों पे सब्सिडी भी मिल रहा है, किसानों को खरीदना और भी आसान हो गया है। इन टेक्नोलॉजी को खरीद के किसान जो है यूज कर सकते हैं, अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क हो जाता है, बहुत मेहनत हो जाती है, और अगर हम इन हाईटेक मशीनों का इस्तेमाल करके, अत्याधुनिक मशीनों का, तकनीक का इस्तेमाल करके अगर खेती करेंगे तो हमारे मक्के की खेती बेहतरीन भी होगी और किसान भाई थकेंगे भी नहीं, उनका काम भी जल्दी और आसानी से और सही तरीके से हो जाएगा। सब अच्छी अच्छी बातें हो गई शशि जी, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी सामना हमारे किसान भाइयों को मक्के की खेती में करना पड़ता होगा। तो ऐसी कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं जिनका हमारे किसान भाइयों को मक्के की खेती करते समय सामना करना पड़ता है, और उन चुनौतियों का वो किस तरह सामना करें, ये भी आप सलाह के तौर पे ज़रूर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया पूजा जी। अगर मैं बात करूं तो मक्के में जो चुनौतियां आती हैं, सबसे बड़ी एक चुनौती हमारे लिए है तापमान, और तापमान की वजह से होने वाली चुनौतियां आती हैं। अगर मैं बात करूं तापमान, जब हमारा तकरीबन 41 डिग्री के ऊपर, 41-42 डिग्री के ऊपर जाने लगता है तो खेतों में सुंडी का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जो कि अनकंट्रोल होते हैं। किसान कंट्रोल नहीं कर पाता है, स्प्रे करके थक जाता है, किसानों को कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी जो चुनौती आती है जल सिंचाई के साधन का, क्योंकि अब जैसे तापमान बढ़ता है तो हमारे जल स्तर नीचे हो चले जाते हैं, जिससे जल की आपूर्ति नहीं हो पाती। ये दो सबसे बड़ी चुनौती है। अगर मैं इन चुनौतियों की बात करूं, इन चुनौतियों से बचने का 2 ही उपाय हैं। समय से पहले जल्दी बुआई कर लें खेत में,
मैं हर बार बोलूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, बुआई आप जितनी जल्दी कर लो, क्योंकि ये चुनौती आए नहीं। अगर ये चुनौतियां आ रही हैं तो प्रकोप अगर सुन लिए खेत में दिखने लग रहे हैं, तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाए, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करें। शुरुआत में ही आप स्प्रे करना शुरू कर दें। खेत में अगर पहले से स्प्रे करना शुरू करेंगे, अंडे बनने से पहले उसको समाप्त करते जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल कर ले जाएंगे। जल सिंचाई की मैं बात करूं तो अगर आप फ्लड इरिगेशन या कि मतलब खेत में बहाव वाला जल नहीं उपयोग हो पा रहा है, तो आप स्प्रिंकलर, माइक्रो इरिगेशन की तरफ जाए, टपकदार जल सिंचाई करें, जिससे कम जल में ज्यादा सिंचाई हो सकता है खेतों में। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए आपको मशीनरी पे जाना पड़ेगा। आप मशीनों का उपयोग करके आप अपने खेतों को बचा सकते हैं कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और साथ ही साथ आपने ये भी बताया कि किसान भाइयों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। उनका समाधान भी आज हमें शशि शेखर पांडे जी ने बताया। शशि जी, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आप अब एरिया एग्रोनॉमिस्ट हैं। मक्के की खेती पर आज हमने चर्चा की है। मैं चाहती हूँ कि अब आप चलते चलते हमारे सभी किसान भाइयों को, खासतौर से युवा जो हैं, जो इस सब्जेक्ट को करियर ऑप्ट करना चाहते हैं, कृषि क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उन्हें आप अपना कोई संदेश दें, मोटिवेशनल संदेश। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद इस मौके के लिए। मैं जितने भी युवा साथी हैं जो किसान, बेसिकली जो किसान परिवार से आते हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, मेरे पिताजी भी खेती ही करते हैं। तो जितने भी युवा हैं उनके पास सुनहरा मौका है कि आप जो है खेती के नए आयाम के लिए कृषि की विषय से पढ़ाई करें, जिससे आपको डबल फायदे मिलेंगे। बहुत सारे जॉब्स भी आपको खुलेंगे, साथ ही साथ आपकी कृषि की नई तकनीक, नए आयाम सीख के अपने खेती में भी लगाएंगे, तो आप एक बहुत अच्छा उद्यमी भी बन सकते हैं। बहुत अच्छी बिजनेस के भी मौके आपको मिलेंगे। बहुत सी ऐसी नई तकनीकें हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सी ऐसी सब्सिडाइज तकनीकी खोल रखी है जो कि कृषि छात्रों के लिए ही अवेलेबल है बाजार में, इसका आप लाभ ले सकते हैं। तो मैं जो भी युवा है, मैं उनसे चाहूंगा कि कृषि की पढ़ाई करें और अपने देश के साथ ही साथ अपने आमदनी को, अपने समाज को, अपने घर परिवार को भी एक अच्छा बेहतर जिंदगी दे सकते हैं। तो क्योंकि आप पूजा जी, हम लोग कुछ भी कर लें दुनिया में, कोई भी काम कर लें, खाना ही खा सकते हैं, बिना खाना के हम लोग जी नहीं सकते। बिल्कुल तो सही। जो हमारा रोल है वो किसी का रोल नहीं है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि दो ही लोग हैं, जय जवान या जय किसान। या तो जवान बनी या तो किसान बनी। तो मैं बाकी युवाओं को यही कहूंगा, आइए इस मुहिम में हमारे साथ सम्मिलित होइए, देश को अच्छे अनाज दीजिए, समाज को बहुत आगे ले चाहिए। तो ये मेरे शब्द हैं किसान भाइयों के लिए। बहुत अच्छी बात कही आपने शशि शेखर जी, तभी हमारे किसान को अन्नदाता कहा जाता है। जी हाँ। जी। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं शशि शेखर पांडे जी। आप हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट, वेस्ट यूपी यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आज आपने और हमने जुड़ के बात करी है कि वर्तमान में मक्का की फसल का ये बढ़ता चलन क्यों है, कैसे हैं और किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारियां आपने हमारे साथ साझा की हैं। ये विशेष रेडियो कृषि जागरूकता कार्यक्रम रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्देशित है और प्रायोजित है ये यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से। तो शशि शेखर पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपना कीमती समय, अपनी कीमती इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की हैं, किसान भाइयों से बात की हैं। उम्मीद करते हैं आगे जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अब हम चलते हैं, आपसे इजाजत लेते हैं। सिर्फ इसी कार्यक्रम के लिए आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ अच्छी बातों के साथ। तब तक पूजा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।